गुड मॉर्निंग बच्चों। तो इसके पहले हम लोग गति लेसन पढ़ रहे थे, वो हमारा कंप्लीट हो गया था और हमने आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे, उसमें गति से क्वेश्चन दिए थे लेसन से, और एक प्रोजेक्ट बनाने को दिया था लिखने के लिए। आपने लिख लिया होगा और होमवर्क कर लिया होगा, चेक करवा लीजिएगा। तो आगे आगे हम लोग अब लेसन पढ़ेंगे, लेसन नंबर 9। तो लेसन नंबर 9 में है बल तथा गति के नियम। तो ये भी हमारा फिजिक्स का लेसन है बच्चों, भौतिक विज्ञान का। तो बीच बीच में हम लोग जो है फिर इसके बाद जैसे हमने आज भौतिक ये पढ़ लिया, इसके बाद हम लोग फिर जीव विज्ञान का पढ़ेंगे। इस तरह से हम लोग उसको पढ़ते रहेंगे। तो बल तथा गति के नियम, तो इसमें देखेंगे बल क्या होता है। फोर्स, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में या उसके रूप में, आकार में या आकृति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था या गति की अवस्था या उसके रूप, आकार और आकृति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, उसे बल कहते हैं। बल एक सदिश राशि है और इसे F से व्यक्त करते हैं। इसके ऊपर देखिए एरो का चिन्ह लगा हुआ है। ये एरो का मतलब होता है कि ये सदिश राशि है। सदिश राशि को एरो के द्वारा लिखते हैं ऊपर से। तो सदिश राशि क्या होती है, हमने पहले आपको बता चुके हैं। अदिश राशि, सदिश राशि जिसमें वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी बोध होता है, उसे सदिश राशि कहते हैं। और अदिश राशि में जिसमें केवल परिमाण का बोध होता है, दिशा का नहीं होता, उसे अदिश राशि कहते हैं। तो सदिश राशि को हम ऐसे एरो के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो बल जो है ये भी सदिश राशि है, इसको हम F से प्रदर्शित करते हैं और F को ऊपर हमने ये एरो का चिन्ह लगा दिया। इसका मतलब ये सदिश राशि को व्यक्त करता है। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान को M से व्यक्त करते हैं, त्वरण को A से व्यक्त करते हैं और बल को F से व्यक्त करते हैं। तो F = M × A। M द्रव्यमान और A त्वरण। A हमारा देखिए सदिश राशि है, इसलिए ऊपर से एरो का चिन्ह लगा हुआ है। F सदिश राशि है, इसलिए एरो का चिन्ह लगा हुआ है। तो F = MA। इसका हम सूत्र, इसका मात्रक निकालेंगे। तो मात्रक SI पद्धति में, SI सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसको निकालने के लिए F = जो सूत्र है उसको देखिए। M का मात्रक हो गया किलोग्राम, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम गुणा मीटर सेकंड स्क्वायर। जब इसको गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसे न्यूटन कहते हैं, इसलिए इसका मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। बल का मात्रक न्यूटन है। अब बल के प्रभाव क्या क्या होते हैं। नंबर 1, बल किसी वस्तु की चाल को बदल कर सकता है। नंबर 2, बल किसी वस्तु की गति की दिशा को बदल सकता है। नंबर 3, बल वस्तु का आकार या उसकी आकृति को बदल सकता है। तो जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसकी चाल बदल जाती है, उसकी गति की दिशा बदल जाती है और उस वस्तु का आकार या उसकी आकृति बदल जाती है। उसके बाद देखिए बलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो बल 2 प्रकार के होते हैं, संतुलित बल और असंतुलित बल। संतुलित बल बैलेंस्ड फोर्स हो गया। संतुलित बल जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे होते हैं और उनका परिणामी बल शून्य होता है, तो उस बल को संतुलित बल कहते हैं। जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे होते हैं और उनका परिणामी बल शून्य हो, तो उन बलों को संतुलित बल कहते हैं। संतुलित बलों की अवस्था में यदि कोई वस्तु स्थिर होती है तो वो स्थिर ही रहेगी, और यदि एक समान गति कर रही है तो वह उसी प्रकार गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाए। तो इस प्रकार वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, यद्यपि वस्तु की आकृति में बदल जाती है। उदाहरण के लिए यदि हम रबड़ की एक गेंद को हथेलियों के बीच में रखें
और बराबर और विपरीत बल लगाए उसमें, तो हम देखते हैं कि गेंद की आकृति बदल जाती है और वो गेंद गोल न रह करके चपटी सी हो जाती है। और दूसरा देखिए, यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है, इसमें एक वस्तु हमने रखी हुई है, ये वस्तु है और एक बल F1 इधर से लग रहा है वस्तु पर और एक बल F2 इधर से लग रहा है वस्तु पर। तो जब बल F1 इस वस्तु पे लगाया जाता है तो इधर से दूसरा बल F2 भी बराबर और विपरीत बल इस वस्तु पर लगता है, उसी के बराबर और विपरीत लग रहा है। ये दिशा इसकी इधर है और इस F2 की दिशा इधर है, तो दोनों बराबर और विपरीत जो होती है दिशा में बल जो होता है इनमें कार्य कर रहे हैं, इसलिए इनका परिणामी बल जो होता है वो शून्य होता है। तो इसका मतलब इनके बीच जो बल लग रहा है वो संतुलित बल कार्य कर रहा है, तो इसे संतुलित बल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल और देखते हैं आगे। फिर देखिए इसमें बच्चों संतुलित बल का एक उदाहरण और है। तो इसमें रस्साकसी का जब खेल होता है तो रस्साकसी के खेल में दो टीमें होती हैं और दोनों टीमें रस्से को बराबर बल से खींचती हैं या बराबर बल से नहीं भी खींचती हैं या खींचती हैं। तो इसमें जो है संतुलित बल का क्योंकि उदाहरण इसमें दे रहे हैं आपको, तो रस्साकसी के खेल में जब दोनों टीमें रस्से को बराबर बल से खींचती हैं तो परिणामी बल उनका शून्य होता है। एक टीम ए और एक टीम बी दोनों जब बराबर बल से विपरीत दिशा में खींचेंगी तो दोनों का परिणामी बल जो होता है वो शून्य होता है। तब रस्सा और दोनों टीमें अपने स्थान जो होता है उसमें दोनों स्थिर बने रहते हैं और इस दशा में दोनों टीमों के द्वारा रस्से पे लगाए गए बल जो होता है वो संतुलित होता है। तो इसलिए ये संतुलित बल का उदाहरण है। इसके बाद है नंबर 2 असंतुलित बल, अनबैलेंस्ड फोर्सेज। असंतुलित बल, असंतुलित बल में जब किसी वस्तु पर लगे अनेक बलों का परिणामी बल शून्य नहीं होता है तो उन बलों को असंतुलित बल कहते हैं। जब किसी वस्तु पर लगे अनेक बलों का परिणामी बल शून्य न हो तो उन बलों को असंतुलित बल कहते हैं। तो ये बल गति की दिशा और अवस्था मतलब चाल में भी परिवर्तन कर देता है। जैसे उदाहरण के लिए ये रस्साकसी वाला जो खेल है उसमें रस्साकसी के खेल में यदि एक टीम दूसरी टीम से अधिक शक्तिशाली होती है तो वह रस्से को और कमज़ोर टीम को अपनी ओर खींच लेती है। इस दशा में रस्से पे लगने वाला बल जो होता है वो असंतुलित बल कहलाता है। इसके बाद देखिए फिर जड़त्व। जड़त्व जो होता है किसी वस्तु की स्वतः विराम अथवा गति की अवस्था बदल पाने की जो असमर्थता होती है उसे वस्तु का जड़त्व कहते हैं। तो जड़त्व के कारण ही वस्तु अपनी अवस्था, गति या स्थिर अवस्था को परिवर्तित करने का विरोध करती है और अवस्था परिवर्तन के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है, तो इसे जड़त्व कहते हैं। विराम का दो प्रकार के जड़त्व होते हैं। जड़त्व के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। विराम का जड़त्व, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। और वस्तुओं की इस प्रकार की जो प्रवृत्ति होती है उसको विराम का जड़त्व कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए चौड़े मुंह की बोतल लेते हैं और उस पर रखा हुआ जो गत्ता होता है, चौड़े मुंह की बोतल पर रखा हुआ गत्ता को अगर हम अचानक उसको हटाएं तो गत्ते पर रखी हुई गेंद जो होती है वो बोतल में गिर जाती है। एक चौड़े मुंह की हम बोतल ले लेते हैं और उसके ऊपर एक गत्ता रख देते हैं, गत्ते के ऊपर हम गेंद रख देते हैं और अचानक से जब हम गत्ते को हटाते हैं तो गत्ते पे रखी हुई गेंद जो होती है वो बोतल में गिर जाती है, क्योंकि वो विराम की अवस्था में ही बनी रहना चाहती है और इसलिए वो अपनी ही जगह पे रहती है और वो बोतल में गिर जाती है। इसे विराम का जड़त्व कहते हैं। गति का जड़त्व, यदि कोई वस्तु एक समान चाल से चल रही है, समान रेखा में चल रही है, तो वह उसी समय तक उसी दिशा में चलती रहेगी, उसी चाल से चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए और उसकी गति में परिवर्तन ना किया जाए। यदि कोई वस्तु एक समान चाल से चल रही है, सरल रेखा में चल रही है, तो वह उस समय तक उसी दिशा में उसी चाल से चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी गति की दिशा में परिवर्तन ना किया जाए, तो इसे गति का जड़त्व कहते हैं। तो इसका उदाहरण है
चलती हुई गाड़ी को अचानक रोक दें तो यात्री का शरीर आगे की ओर को झुक जाता है। जब यात्री जो होते हैं, जब गाड़ी में बैठे रहते हैं और गाड़ी चलती रहती है, तो चलती रहती है गाड़ी, क्योंकि आगे की दिशा में गति करती रहती है, तो मनुष्य का शरीर भी जो होता है वो, ऊपर का जो शरीर होता है वो जो होता है वो नीचे का तो स्थिर रहता है, लेकिन ऊपर का शरीर गति की जो होता है वो स्थिर रहता है। और जब गाड़ी अचानक से रुकती है तो मनुष्य का जो ऊपर का शरीर जो भाग होता है शरीर का, तो वो आगे की ओर को झुक जाता है, क्योंकि वो गाड़ी के साथ गति की अवस्था में ही रहना चाहता है। और गाड़ी अचानक से रुक जाती है, इसलिए वो आगे को बढ़ता है, इसलिए वो अचानक से नीचे की ओर को झुक जाता है। तो ये गति का जड़त्व का ये नियम का उदाहरण हो गया। अब बच्चों इसके आगे हम लोग कल को पढ़ेंगे, और ये आप इसको जो है कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा, और बुक से आप इसको पढ़ के भी आइएगा आगे।